लक्स आगे बढ़ा और उसने अपने घुटने उनके सामने टेक दिए। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और उसने उन सभी को ग्रीट किया। लक्स अपने महाराज को सम्मान देता है। लक्स को अपने सामने देखकर ग्रीनलीफ किंग थोड़ा सा मुस्कुराया। शाबाश, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तुमने ये सारी बिल्डिंगें तैयार कर ली। इसके अंदर हमारे 1 लाख से ज्यादा सैनिक आराम से आ जाएंगे। इसके बाद में ग्रीनलीफ किंग ने अपने साइड में खड़े हुए राक्षस की ओर इशारा किया। उसके चेहरे पर बहुत से बाल थे। उसकी आंखें वीरता से ऊपर की ओर उठी हुई थी, जिससे वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली ओरा को बाहर निकाल पा रहा था, जो ऐसे व्यक्ति की याद दिलाती थी जिसके पास में बहुत ही महान शक्तियां थी। जैसे लक्ष्य ने उसके ऊपर अपनी नजर डाली तो उसे महसूस हुआ जैसे कि वह कहीं से युद्ध के मैदान से वापस आ रहा हो, कि चारों ओर मौत मंडरा रही हो। ग्रीनलीफ किंग उसके बारे में बहुत ज्यादा तारीफें कर रहा था। लक्ष्य ने उन दोनों की ओर देखा तो उसने देखा कि उसके राजा के साइड में खड़ा हुआ व्यक्ति उसके राजा से थोड़ा सा छोटा था, लेकिन फिर भी उसके आसपास के एरिया के अंदर ठंडी हवाएं जो कपा देने वाली थी वह बह रही थी। उन सभी की बातों को सुनने के बाद में उसने थोड़ी सी मुस्कान दी और फिर उसके बाद में वो आसपास के एरिया का सर्वेक्षण करने लगा। और उसने एक पल के सर्वेक्षण के बाद में कहा, तुमने अच्छी जगह चुनी है और तुमने ये घर भी अच्छे बना लिए हैं। हालांकि मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, तुमने छोटी सी गड़बड़ी कर दी है। ये जो आसपास के पहाड़ है, इसके अंदर अगर दूसरी जनजाति के दुश्मन यहाँ पर आकर छुपते हैं तो उनको छुपने में आसानी होगी और ये सही पहाड़ियाँ हमें एक खतरनाक स्थिति के अंदर डाल देगी, क्योंकि दूसरा पक्ष इसी का फायदा उठाते हुए हमारे ऊपर अटैक करेगा। लेकिन लक्ष्य को पता नहीं था कि उसके सामने जो है वह कौन था, और उसकी इस तरह की टिप्पणी को सुनते हुए वह भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया कि उसे किस तरह से उसके ऊपर रिएक्शन देना चाहिए। इसीलिए वह अपने महाराज की तरफ पलट गया, लेकिन ये देखकर कि उसका सैनिक उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। ग्रीनलीफ किंग ने उससे कहा, तुम इसकी चिंता नहीं करो, क्योंकि ये साई है इस क्षेत्र के सबसे अच्छे विशेषज्ञ, इसीलिए इनकी बातों पर ध्यान दें। ये जो बताएंगे वह अच्छे ही हैं। ग्रीनलीफ किंग के मुंह से वो सभी शब्द सुनने के बाद में लक्स साई की ओर पलटा और वह गहराई से झुक गया। उसने कहा, महाराज आप बताइए हमें यहाँ पर किस तरह के बदलाव करने चाहिए। अच्छा मैं बताता हूँ, सरल है, ज्यादा कुछ नहीं करना तुम्हें, बस इन सभी पहाड़ों को यहाँ से हटा देना है। हमारे इस कैंप के आसपास से 100 मीटर तक के सभी पहाड़ हट जाने चाहिए, ताकि हम आसानी से दूर तक देख सकें और कोई भी अगर हमारे ऊपर अटैक करने आता है तो उनके लिए हम पहले से ही तैयार रह सकें, ताकि कोई भी हमारे आसपास में छिपकर हमारे ऊपर नजर नहीं रख पाएगा। क्या इन सभी पहाड़ों को हटा दूं? लक्ष्य की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने सुना कि उसके सामने वाला व्यक्ति उससे ये कह रहा है कि इन सभी पहाड़ों को हटा दूं। उसके मन में यही ख्याल चल रहा था, भाई ये कहाँ से आ गया? इन सभी पहाड़ों को हटाना इतना ज्यादा आसान होता तो मैं कब का ही हटा देता। उसको पता नहीं कि यहाँ पर कितने सारे पहाड़ हैं। चाहे से वह गुफा अंडरग्राउंड गैलरी हो, लेकिन वहाँ पर जो पहाड़ थे उनकी ऊंचाई इसीलिए कम थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ थी, जिसके कारण उनको हटाने में कम से कम 2 महीने तो लग ही जाते। इसीलिए लक्ष्य का मुंह भी खुला का खुला रहेगा जब उसने साई के मुंह से वह सभी शब्द सुने। हाँ हाँ, जल्दी से जाओ और इन सभी को हटा दो। जब ग्रीनलीफ किंग ने देखा कि लक्ष्य के चेहरे पर एक अलग ही भाव था तो उसने उससे ऑर्डर देते हुए कहा। उसके बाद में ग्रीनलीफ किंग ने आगे कहा, ठीक है, मैं आपका इनसे परिचय करवाता हूँ। भाई साई बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, इसीलिए आपको इनके बारे में पता तो होगा ही। इनका नाम गोल्डन लीफ किंग है। लक्ष्य एक क्षण के लिए तो अपनी जगह पर जम सा गया जब उसने सुना कि उसके सामने जो था वह गोल्डन किंग है। तो उसको ये सोचने पे मजबूर कर दिया गया कि अभी जो वहां पर आया था वह गोल्डन लीफ किंग कौन था, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस दुनिया के अंदर दो दो गोल्डन लीफ किंग हो। लेकिन ये देखकर कि ग्रीन लीफ किंग ने जब देखा कि उसका वह सैनिक गोल्डन लीफ किंग को कोई भी सम्मान नहीं दे रहा, तो उसने कहा, ग्रीन लीफ किंग ने लक्ष्य से कहा, लक्ष्य क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे? क्या तुमने अभी तक गोल्डन लीफ किंग को सम्मान देना सुनिश्चित नहीं किया? क्या तुम्हें अपनों से बड़ों को सम्मान नहीं देना चाहिए था? ये देखकर कि उसका अधीनस्थ अभी तक भी सामने वाले को कोई भी सम्मान नहीं दे रहा था और उसके सामने थोड़ी सी भी विनम्रता नहीं दिखाई, ग्रीनलीफ किंग ने थोड़ी सी नाराजगी जताई
मुझे मुझे माफ कर दीजिए मेरे महाराज। मैं एक पल के लिए चौंक गया था। मैं कुछ और सोच रहा था। जल्दी से लक्स जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और वह गहराई से झुकते हुए गोल्डन लीफ किंग को सम्मान देने लगा। क्या कहा? तुम किस बात से हैरान हो? जब ग्रीन लीफ किंग ने सुना कि लक्स किसी बात से परेशान था तो उसे भी हैरानी हुई, क्योंकि वह जानता था कि इस राक्षसी प्रजाति के अंदर लक्स बहुत ही इंटेलिजेंट था और उसको किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। तभी तो उसने अपने सभी सैनिकों का लीडर बनाकर उसको यहाँ पर भेजा था, क्योंकि उसको पूरा पूरा यकीन था कि वह इस काम को आसानी से कर देगा, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए इसके पास में बहुत ही अच्छी क्षमताएं थी। जैसे ही ग्रीन लीफ किंग ने उससे वह सभी सवाल पूछे, लेकिन लक्स समझ नहीं पा रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए। वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। महाराज, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। अभी कुछ पल पहले ही एक शक्तिशाली व्यक्ति यहाँ पर आया था और वह ऐसा कह रहा था कि वही गोल्डन लीफ किंग है। और जब उसने ऐसा कहा तो मुझे उसके ऊपर विश्वास हो गया, क्योंकि उसकी शक्ति भी बहुत ही ज्यादा थी। इसीलिए मुझे लगा कि वही गोल्डन लीफ किंग होगा। क्या कह रहे हो तुम? उसने क्या गोल्डन लीफ किंग होने का दावा किया था? लक्स के मुंह से ये सभी शब्द सुनने के बाद में ग्रीन लीफ किंग और गोल्डन लीफ किंग सदमे के अंदर चले गए और वो एक दूसरे को घूर घूर के देखने लगे। और उसी के साथ में गोल्डन लीफ किंग का चेहरा पूरी तरह से काला हो गया। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने नाराजगी जताते हुए कहा, आपका कहने का क्या मतलब है? क्या आपने अभी ये कहा कि कोई मेरी नकल उतारते हुए या कोई यहाँ पर मेरा भेष बदल कर यहाँ पर आया है? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? उसका क्या इरादा होगा? और गोल्डन लीफ किंग के उस सभी सवालों को सुनने के बाद में लक्स को समझ नहीं आ रहा था कि उसको अब क्या जवाब देना चाहिए। वह अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा था और ये सब देखने के बाद में ग्रीन लीफ किंग ने उससे कहा, तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी से जवाब दो, यहाँ पर क्या चल रहा है? लेकिन जब लक्स ने देखा कि अब उसका राजा बहुत ही ज्यादा नाराज हो चुका है तो वह भी पूरी तरह से घबरा गया और उसने कहा, रुकिए महाराज, मैं समझाता हूँ आपको क्या हुआ था। फिर उसने कहानी बतानी शुरू करी। तो उसने कहा, महाराज, जब हम बाहर गए थे कुछ मास्टर टीचर्स को पकड़ने के लिए और हमने उन सभी को घेर भी लिया था, लेकिन अचानक से पता नहीं वो कहाँ से आ गया और वो वहाँ पर आते ही हमसे कहने लगा कि मैं ही गोल्डन लीफ किंग हूँ और इस समय वह अभी हमारे हॉल के अंदर है। उन सभी मास्टर टीचर से पूछताछ कर रहा है। उसने मुझसे कहा था कि कोई भी मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए हम लोग दोबारा वहाँ पर गए नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और उसका ऑरा भी शुद्ध था। लक्स ने जल्दी से सभी को वह सारा मामला समझा दिया। उसने दावा किया कि वह गोल्डन लीफ किंग है और वह अभी उन सभी मास्टर टीचर से पूछताछ कर रहा है। दोनों राजाओं को कोई मामला समझ नहीं आ रहा था। दोनों ने अपनी अपनी आंखें सिकोड़ ली। उन्हें कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। दोनों ने जल्दी से कहा, चलो चलो हम वहाँ पर चलकर देखते हैं, मुझे देखना है आखिर मेरा भेष बदलकर यहाँ पर आया है। गुस्से के साथ में गोल्डन लीफ किंग ने सभी से कहा और उसने अपनी सारी एनर्जी को चारों ओर फैला दिया। उसके अंदर से बहुत ही ताकतवर किलिंग ऑरा बाहर निकल रहा था, क्योंकि गोल्डन लीफ किंग और सभी देखना चाहते थे कि आखिरकार किसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई जो एक राजा का रूप बदल कर यहाँ पर आया हो। लेकिन गोल्डन लीफ किंग के उन सभी कमांड्स को सुनकर लक्स को समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वह जल्दी से ग्रीन लीफ किंग की तरफ देखने लगा, क्योंकि वह पहले ग्रीन लीफ किंग की आज्ञा मानता था। इसीलिए वह पहले उसी के ऑर्डर का वेट कर रहा था। जब ग्रीन लीफ किंग ने देखा कि लक्स उसकी ओर देख रहा था तो उसने भी कहा, हाँ चलो ठीक है, हम चलते हैं वहाँ पर। और जैसे ही ग्रीन लीफ किंग ने ऐसा कहा, लक्स ने अपना सिर हिलाया और उनसे कहा, ठीक है महाराज, आप लोग मेरे पीछे आइए, वो उस साइड है। लेकिन वो सभी लोग 2 कदम ही चले थे, अचानक से ग्रीन लीफ किंग अपनी जगह पर रुक गया और उसने कहा, अरे रुको, यहाँ पर क्या कर रहे हो? वहाँ पर जाकर उन सभी को पता चल जाएगा कि हम लोग वहाँ पर आ रहे हैं और उसी के साथ में वह सभी सतर्क हो जाएंगे। इसीलिए उसने जल्दी से लक्स से कहा, लक्स तुम इधर आओ और जल्दी से अपने सभी पहरेदारों को उनकी चारों ओर लगा दो। उस हॉल को पूरी तरह से घेर लो ताकि अगर वह भागने की कोशिश करे तो वह यहाँ से बचकर भी ना जा पाए। जैसे ग्रीन लीफ किंग ने ऐसा कहा, लक्स ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और वो वहाँ से चला गया और थोड़ी देर बाद में उसने सभी गार्ड्स को वहाँ पर तैनात कर दिया उस हॉल के चारों ओर, जिसके अंदर नितिन और सभी मास्टर टीचर्स थे। इन सभी राक्षसों ने अब इतनी खतरनाक डिफेंसिव फॉर्मेशन बना ली थी जिसके अंदर से अब नितिन तो क्या, कोई और संत लेवल स्टेज 3 का कोई भी
लड़ाकू इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है चलो। ये देखकर कि अब वहाँ पर सारा काम हो गया है, ग्रीन लीफ किंग ने अपना हाथ हिलाया और वो सभी अब उस हॉल की तरफ बढ़ने लगे। और वहीं दूसरी ओर हॉल के अंदर नितिन के हालचाल कुछ और ही थे। जब उसने देखा कि कोई भी मास्टर टीचर अब तक भी उसके ऊपर यकीन नहीं कर रहा और बेबसी से अपना हाथ हिलाने लगा, उसने उन सभी से कहा, हो सकता है कि आप सभी मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते, लेकिन आप सभी ये तो सोचिए ना कि अगर मैं एक अलौकिक राक्षस होता तो क्या मैं आप सभी को यहाँ पर बचाता या फिर आप सभी के साथ में यहाँ पर टाइम बर्बाद करता? इसके बदले में यहाँ पर मैं किसी सैनिक को भेजता और आप लोगों को मरवा देता। क्या हम लोग आपको पागल लगते हैं? पहली बात तो ये, अब हम सभी से एक सद्भावना बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। आप हम सभी से खुफिया जानकारी निकाल लेना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा भूल जाइए। मास्टर टीचर ने अपने दांत पीसते हुए नितिन से कहा, अरे इनको कौन समझाए, मैं इनको यहाँ पे बचाने आया हूँ और यहाँ पे मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। नितिन ने निराशा से अपना सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इन्हें कैसे समझाए। इतनी देर से ये सभी मेरा यहाँ पर टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। फिर नितिन ने अपना सर पीटते हुए उन सभी की तरफ देखते हुए कहा, अरे आप लोग समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं होंगयान मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल हूँ और मेरे पास में जितनी खुफिया जानकारी होनी चाहिए उतनी तो आप सभी के पास भी नहीं होगी। तो फिर आप सभी तो सोचिए कि मैं आपसे ऐसी खुफिया जानकारी निकलवाने की कोशिश क्यों ही करूंगा, क्योंकि मैं तो प्रिंसिपल हूँ, मुझे तो कहीं से भी वो खुफिया जानकारी मिल जाएगी मेरी पावर के साथ में। ये सुनकर सभी सभी सुनने रह गए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि नितिन की इन सभी बातों के अंदर कोई ना कोई मतलब तो था। लेकिन फिर एक हेड ने बीच में कूदते हुए कहा, उसकी इन बातों में मत आओ, क्योंकि अगर वो प्रिंसिपल भी है तो भी उसके लिए सभी बातों को जानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वह तुम सभी को भी फंसा रहा है, तो उसकी बातों के अंदर बिल्कुल भी नहीं आना। और उसने केवल हमें इस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर अपनी जानकारी निकालवाने के लिए ही तो पकड़ा होगा। हेड विजिस्ट ने आगे कहा, और एक बार मैंने पहले वैसे भी धोखा खा लिया था और उस बात को वापस से नहीं दोहरा सकता मैं। हाँ मैं भी सहमत हूँ। विशिष्ट की वो सही बातें सुनने के बाद में एक और हेड ने अपने सर हिलाते हुए सभी से कहा, हमें उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सभी सोचिए इस टाइम पर जब किसी को ये नहीं पता था कि हम लोग यहाँ पर परेशानी के अंदर है, तो फिर ये अचानक से यहाँ पर कैसे टपक गया। और दूसरी बात ये, आप लोगों ने देखा नहीं किस तरह से इसने उन सभी राक्षसों को आदेश दिया और उन सभी ने इसकी आदेश माने। तो आप लोग ही बताइए, कोई ऐसा राक्षस दूसरों की बात क्यों ही मानेगा? वो तो इसलिए मानेगा ना क्योंकि सामने वाला उन्हीं के ग्रुप का कोई लीडर वीडर होगा। और ये इसका बहुत ही बड़ा जाल है, हमें इसके जाल के अंदर बिल्कुल भी नहीं फंसना। हाँ तुमने सही कहा, हम इसके जाल के अंदर नहीं फंसेंगे, सभी मास्टर टीचर्स ने गुस्से से उबलते हुए उससे कहा। अरे आप लोग समझने का नाम क्यों नहीं लेते? अब नितिन को गुस्सा आने लगा था। अब उसने आंखें फेर ली और वह हर किसी तरफ देखने लगा। आखिरकार वो यहाँ पर उन्हें बचाने आया था और उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। बचाने की कोशिश नहीं, बचाने की कोशिश के साथ में उनके साथ में गिड़गिड़ा रहा था, जैसे ही कोई दूसरे से बोलता है कि मेरा ये काम कर दे, लेकिन यहाँ पे ये इनको बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। क्या ये कोई छोटी बात थी? ऊपर से नितिन ठहरा होंगे हमारे टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल, फिर भी उनको मनाने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन देखो यहाँ पर इन मूर्खों को अभी तक भी ये हिलने का नाम नहीं ले रहे। नितिन यही सोच रहा था, आखिरकार ये दुनिया ऐसी कैसी है, यहाँ पर कोई किसी के ऊपर विश्वास करने को ही रेडी नहीं है। इतनी देर से मैं अपना माथा पटक पटक के बोल रहा हूँ कि मैं नितिन हूँ, लेकिन ये तो समझने का नाम नहीं ले रहे। अब नितिन को भी धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था। वह अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा था। अब फिर उसने धारते हुए कहा, तुम एक तो कमजोर बुजुर्ग हो, मरने की कगार पर पहुंच चुके हो। तुम भी सोचो मैं तुमसे क्या ही ले लूंगा? तुम्हें वो कुछ देने लायक भी हो जो तुमसे मैं यहाँ पर पकड़ के रखूंगा? तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। मुझे तुम लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आया था। इन सभी मास्टर टीचर्स की उम्र 1000 के ऊपर हो गई थी, तो फिर नितिन उनसे क्या ही प्राप्त कर सकता था? नितिन के उन सभी शब्दों को सुनने के बाद में एक मास्टर टीचर कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन अचानक से हीलियो बीस्ट की आवाज आती है। वो पूरी तरह से घबरा गया था। उसने कहा, मास्टर बुरी खबर है, हमें घेर लिया गया है।